गाडे आली गज बने छोरी, अब भादर गड का बम्ब, बिजली सी टूटे पड़ी, अब मारे गए हम। हेलो डायलॉग बोलो। हेलो 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 जोगिंदर कुंडू नाम तो सुना होगा ना। आज मिलवाते हैं हम जोगिंदर कुंडू से। और नहीं अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप जरूर जानते होंगे जोगिंदर कुंडू को। अगर नहीं जानते तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं। कट उस टाइम पे तो सच बताऊं तो हमें 100 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, लेकिन आज मामला कुछ और हुआ क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जितने भी हरियाणा के सीनियर कलाकार हैं वो मेरे आदर्श हैं और उन सब से मुझे सीखने को मिला। और वो फूफा ऐसे थे कि वो ससुराल में साल में 6 महीने ससुराल में पड़ा रहा करता। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि जो मेरा किरदार है फूफा फुल्ले का वो भी ससुराल में पड़ा रहा। तो जितने भी दर्शक हरियाणा टॉप पे जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो शेयर तो करनी है क्योंकि उसमें कोई डाटा खर्च नहीं होता। मुलाकात के सिलसिले को आगे चलाते हैं और बात करते हैं जोगिंदर कुंडू जी से। कुंडू साहब, हरियाणा टॉप में आपका स्वागत है। सबसे पहले दादा प्रथम शर्मा जी आपको नमस्कार। और प्रथम शर्मा जी के बारे में मैं बता दूं कि मेरे आदर्श रहे हैं, ये भी एक कलाकार हैं और हमेशा जितने भी सोशल कार्य होते हैं उनमें एक्टिव रहते हैं और बेसिकली पत्रकार भी हैं। और आज इन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे इनवाइट किया तो ये मेरा सौभाग्य है। तो जितने भी दर्शक हरियाणा टॉप पे जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो शेयर तो करनी है क्योंकि उसमें कोई डाटा खर्च नहीं होता। तो उससे कम से कम जो पूरे भारतवर्ष के जितने भी दर्शक हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो धन्यवाद प्रथम शर्मा जी। दादा राम राम। आदेश। कुंडू साहब, एक पुराने समय में एक फिल्म आई थी, नाम था चंद्रावड़। उसमें एक हरियाणवी गाना था, गाडे आड़ी गजबन छोरी, भादरगढ़ का बम। हाँ जी, हाँ जी। इस सारी चीजों को आप में देखते हैं आपके हरियाणवी दर्शक, ये क्या कारण है? हरियाणा का जब भी नाम आता है दादा तो एक खंडवे धोती की पहचान, एक क्योंकि जब हरियाणा कल्चर का जो मामला आता है तो उसमें जो हमारी माताएं बहनें जो हरियाणवी ड्रेस डालती है, घाघरा वगैरह, चुन्नी वगैरह, चोली वगैरह, और इसी तरीके से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो खंडवा धोती कुर्ता। तो मतलब उस टाइम पे जब वो फिल्में बनी थी, जो उससे पहले सांग बनते थे तो सांगों के अंदर भी इसी ड्रेस को यूज किया जाता था। तो जो आप भादरगढ़ का बम बोल रहे हो तो वो गाना किसी ने नहीं सुना हो तो जरूर सुने। बहुत ही बेहतरीन बाल सिंह बलारा जी की आवाज में है वो। एरे गाडे आली गज बने छोरी, अब भादरगढ़ का बम्ब, बिजली सी टूटे पड़ी, अब मारे गए हम, बिजली सी टूटे पड़ी, मारे गए हम। कुंडू साहब, लाखों लोग आपको पसंद करते हैं। जी दादा। आप किस कलाकार को पसंद करते हो? बॉलीवुड का बताऊं दादा, हरियाणवी बताऊं? नहीं, हरियाणवी बताओ और बॉलीवुड का भी बताओ। बॉलीवुड के तो मेरे आदर्श रहे हैं नसरुद्दीन शाह जी, जिनको मैं देखता हूं और एनएसडी पास आउट हैं। तो उनकी जितनी भी अवार्डेड कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि अवार्डेड जो होते हैं वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दिखाई जाती है, तो उनकी वो फिल्में भी देखता हूं जिनको एक एक फिल्म को हजारों अवार्ड मिले होते हैं। तो उनसे हर एक्टर को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो नसरुद्दीन शाह जी को मैं बहुत फॉलो करता हूं। उसके बाद अगर हरियाणवी फिल्मों का जो मामला है तो उसके अंदर मैंने पुरानी फिल्मों की अगर देखी जाए तो मुझे सिंगर बाल सिंह बलारा जी की आवाज है और म्यूजिक जो उत्तम सिंह जी का होता था जी, तो मैं उनका बड़ा फैन हूं। और उस टाइम पे जब चंद्रावल, लाडो, गुलाबो ये फिल्में बनती थी तो उस टाइम पे टेक्निकल इतनी सुविधाएं भी नहीं थे और हरियाणा के पास कोई अच्छा सा प्रोड्यूसर भी नहीं था। तो बेचारे जैसे तैसे करके मैं पूछता, जैसे अरविंद स्वामी जी हैं जिन्होंने 8-9 फिल्में बनाई थी, स्टूडियो पे जरूर आएंगे वो, मैंने उनको बोला था। जी जी जी। तो वो बताते थे कि बोला जो आर्टिस्ट थे वो रोटी 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 भी कई बार घर तक बांध के लेके आया करते, लेकिन एक चाह था कि हम हरियाणवी संस्कृति के लिए फिल्म बना रहे हैं। एक उत्सुकता थी उनके अंदर, एक जुनून था जी। तो उस दौर के अंदर जो एक्ट था, जैसे उषा शर्मा जी थी चंद्रावड़ में,
रघुविंदर मलिक जी थे, राजू मान जी थे। जी जी। तो बहुत सारे कलाकार हैं। और हरियाणवी संस्कृति में घुसने से पहले, इन फिल्मों में घुसने से पहले मैं उन लोगों को देखता था, और कहीं न कहीं जितने भी हरियाणा के सीनियर कलाकार हैं वो मेरे आदर्श हैं, और उन सब से मुझे सीखने को मिला। इस सबकी बात बताई आपने, लेकिन कहते हैं कि किसी ना किसी की अपने जीवन में एक अलग पहचान होती है, लेकिन कोई ऐसा भी कलाकार है जिसकी आपके जीवन में अलग पहचान रही हो और उसको, उसके जीवन को आदर्श मान के आप आगे बढ़ रहे हैं? मुझे नहीं पता था एक्टिंग कैसी होती है, थिएटर क्या होता है। मेरी उंगली को पकड़ के मेरे गुरुजी लेके आए थे, महावीर गुड्डू जी। तो मैं तो उन्हीं को आदर्श मानता हूँ, और वही मेरे लिए सबसे बड़े स्टार हैं। और हालांकि उन्होंने फिल्मों में इतना काम नहीं किया गुड्डू जी ने, लेकिन थिएटर के वो बेताज बादशाह रहे हैं। और आज वो थिएटर पे मुझे, या पर्दे पे मेरी कोई फिल्म देखते हैं, या यूट्यूब पे कोई सॉन्ग देखते हैं, या नाटक देखते हैं, तो उनका फोन आता है, बड़े खुश होते हैं। तो मेरे लिए सर्वा महावीर गुड्डू जी। फूफा फूल सिंह या फूफा फूले, शायद हम्म, मैं इसमें से एक नाम में गलत हूँ, फूफा फूले या फूफा फूल सिंह के नाम पर आपको एक अलग पहचान मिली है, उसको किस रूप में देखते हैं? दरअसल वो जो कैरेक्टर था, धर्मे का कुणबा एक चैनल है जी। जो मुकेश दहिया उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो फूफा फूल सिंह एक कैरेक्टर ओरिजिनल था उनकी लाइफ में। जो मुकेश दहिया जी थे उनके रियलिटी कोई फूफा जी थे। जी जी जी। और वो फूफा ऐसे थे कि वो ससुराल में साल में 6 महीने ससुराल में ही पड़ा रहा करता। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि जो मेरा किरदार है फूफा फूले का, वो भी ससुराल में ही पड़ा रहा था। हालांकि वो कैरेक्टर इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो उन्होंने वो कैरेक्टर स्क्रिप्ट में उतारा और उस कैरेक्टर के लिए मुझे चुना। और वो कैरेक्टर इतना चुलबुला दिखाया है, क्योंकि मामा के भांजा और ससुराल में बटेऊ, जी जी जी। तो ये बिगड़ने वाले मामले हैं, वो वहां पर आजादी हो जाती है। जिस तरह फूफा है, या फूफा है तो किसी का जीजा भी है। जी जी। ठीक है। तो वो ये सोचता है कि मैं इस गांव का राजा हूँ, सरपंच हूं मैं, कोई तेरे को कहने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। वो उड़े जो बहू हैं, साड़ी सपटी हैं, उनकी गल हंसी मजाक है। ऐसे ही जिस तरह मामा का भांजा चला गया लड़का, जैसे हम बचपन में मामा आ जाते थे, तो मामा नाना नानी सब हमारे को, कोई 10 रुपए, कोई 5, भाई भांजा है कोई बात नहीं, दुकान को टॉफी खाया होगा। तो इतने मजे जो मामा कर जो ससुराल में है, इतने मजे मेरे ख्याल से हम अपने घर में नहीं लेते जितने वहां लेते हैं। तो वो कैरेक्टर इतना खुला छोड़ दिया उन्होंने वहां पर। अब वो किसी के घर में जाके जाकड़ी मारे, कोई साड़ी सपटी है, या कोई साड़न लागती हो, गली में झाड़ू दे उड़े जाके, मतलब उसकी गला। तो वो एक चुलबुला कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर लेस नहीं था, पर एक चुलबुलापन कहते हैं कि जुबान से जो गंदे होते हैं वो अक्सर चरित्र के गलत नहीं होते। तो उसी तरह का वो फूफा कैरेक्टर था। और मेरे को मतलब वो करने में मुकेश दहिया ने काफी मेरे को उस कैरेक्टर में घुसाने की कोशिश की। और वो कैरेक्टर दादा भगवान की दया से और ईश्वर की कृपा से इतना बेहतर हुआ कि लोगों के दिलों में, मतलब मेल और फीमेल, जो हमारी बहन बेटी हैं, जो काकी ताई हैं, और जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने इतना पसंद करा, इतना प्यार दिया कि मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना बड़ा स्टारडम मुझे धर्मे के कुणबे फूफा फूल सिंह का मिला। कुंडू साहब कहते हैं कि कोई ना कोई धरातल पर जब सच्चाई आती है तो उसी को लेकर के हमारे बुजुर्गों ने कहावत बनाई हुई है। ये कि पुरानी कहावत आती है, मेरे को जो याद आता है कि भाण कह रहा भाई कुत्ता, सास रहे जमाई कुत्ता, 100 कुत्तों का वो सरदार, जो रहे बेटी के द्वार। ठीक बात है, ठीक बात है। सही तो आपने जो अपना कल्चर बताया फूफा फूल सिंह वाला, फूफा फूले, तो वो सारा का सारा इस तरीके का उसमें किरदार था। आपने बताया कि वो अलग से उसको प्रशंसा भी की गई, सराहा भी गया है। हाँ जी, हाँ जी। मैं यदि आपकी बेसिक बात करूं तो जो मुझे पता लगा कि आपका जो मूल रूप से गांव है वो रोहतक जिले का टिटोली गांव है। हाँ जी, मैं टिटोली में पैदा हुआ तो टिटोली गांव से चलकर आए और झज्जर आए, तो क्या झज्जर आपको पूरी तरह रास आया? एक्चुअली क्या था कि मेरे झज्जर के पास एक 10 किलोमीटर दूर एक गांव है छारा। तो छारा के अंदर मेरे मामा हैं, और मेरे मामा जी ने यहाँ झज्जर मकान बना रखा था। तो मम्मी बेसिकली टीचर रही हैं, तो उनकी पोस्टिंग भी यहाँ रही है, डावड़ा होगी।
पहले महेंद्रगढ़ नारनौल साइड में थी, फिर यहाँ ट्रांसफर हो गया। फिर वो मम्मी का यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद फिर यहीं मामा ने कह दिया कि जी तू भी यही प्लाट ले ले। अच्छा अच्छा। तो प्लाट ले लिया, फिर यहीं पे बस कि इसके अलावा ये सोच रहे थे कि भाई गांव भी नजदीक है और मामा भी नजदीक हैं, तो झज्जर रहने का तात्पर्य ये था। बाकी मैंने एक कहानी छोटी सी सुनी है। अब ईश्वर जब हमारे को इस जमीन पे पैदा करता है, हम एक जीवात्मा ही तो हैं, ठीक है, शरीर अलग अलग हैं, वही चींटी के अंदर जीवात्मा है, वही हमारे अंदर है। तो ईश्वर जब हमारे को इस जमीन पे उतारता है तो हमारा एक कार्ड भी छाप देता है। जैसे हम बच्चे की शादी करते हैं, बिटिया की, बेटे की, तो उसमें सारी चीजें हम लिखते हैं, भाई बारात इस टाइम आएगी, लगन टिक्का इस टाइम है, खाना इस टाइम है, विदाई इस टाइम है, ठीक है। उसको तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जब पैदा होके जमीन पे आते हैं तो हमारा भी कार्ड छपता है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते। तो इसी तरह लिखा हुआ है कि कितने टाइम, किस समय किसको रहना है, किसको झज्जर रहना है, किसको महेंद्रगढ़ रहना है, किसको दिल्ली जाना है, किसको विदेश में जाना है। तो सबकी कहानी लिखी लिखाई सुन मेरे भाई। कुंडू साहब, जो चर्चाएं हैं हरियाणवी कल्चर में, और वो चर्चाएं हैं कि साल 1991 से आप हरियाणवी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उसमें कितनी कामयाबी मिली और सरकार से किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं आप? दादा, सरकार से इस सिलसिले में काफी ढेर सारी बातें हुई थी हमारी। हुड्डा सरकार में हम हुड्डा साहब से भी मिले थे। तो हुड्डा साहब ने एक बात कही थी, क्योंकि उस टाइम पे सीडी का दौर था, सोशल का। हाँ, एक सीडी आती थी, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो सीडियां आती थी, तो ये भी उनसे भी मिलते थे। अब सरकार या सीएम साहब ने कहा तो बोले यार कुछ करो तो सही। मका जी करा तो जब ना, जब हमारे में सारा लगाओ भाई, फाइनेंशियल बिल नहीं, कौन से क्षेत्र में ये लिखा हुआ है कि सरकार ने पैसे दिए और उन्होंने सीडी बनाई? भाई फाइनेंशियली तो प्रोड्यूसर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। बॉम्बे की फिल्म में ही आप किसी भी स्टेट में तो प्रोड्यूसर पैसा लगा, सरकार थोड़ी लगाती है। तो हाँ, ये है कि जो अच्छा कलाकार है उसको प्रोत्साहित कर देंगे, उसको प्रोत्साहित करते हैं और उनको अपने सरकार के अंडर में कोई ना कोई नौकरी, जो भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से। तो इस तरह की उन्होंने बातें की। बाकी सरकार ने, सच बताऊं तो उस टाइम ना तो हम सपोर्ट के लायक थे और ना ही उन्होंने सपोर्ट किया। अपने घर से पैसे लगाते थे भाई। जो कंपनियां हैं, मैना है, सोनोटेक है, ये जो कंपनियां हैं, क्योंकि इनका तो ऑडियो के टाइम से जो ऑडियो कैसेट टैप वाली आती थी, ऑडियो कैसेट बेचारे बेचते थे। फिर सीडी का दौर आ गया तो सीडियां बेचते थे। तो यही अपने आर्टिस्टों को इकट्ठा करके उन पे 10, 20, 50 हजार रुपए लगा के अपना प्रोजेक्ट, चाहे वो रागनी कंपटीशन हुआ, चाहे वो नाटक का हुआ, जैसे उस टाइम पे स्टार 91 की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र बलारा जी थे, अपना राजेश सिंह पुरिया जी थे, राम रांडा जी थे, तीन तो स्टार थे और तीनों रोहतक से थे। तो उन्होंने जो एक शुरुआत करी नाटक की, सोशल कॉमेडी, सारी तरह का मसाला देते थे। तो वहां से सीडीओ का दौर था, सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कंपनियां पैसे लगाती, आर्टिस्ट काम करते थे। उस टाइम पर तो सच बताऊं तो हमें 100 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। लेकिन आज मामला कुछ और हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया आ गई और वो सीडी मान लो रोहतक, पानीपत, करनाल तक बिकती थी, लेकिन आज अगर आपका यूट्यूब पे कोई मटेरियल डलता है तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड वायरल होता है। तो ये फर्क है। कुंडू साहब, एक फिल्म आई थी दंगल, हाँ, एक फिल्म आई फिर सुल्तान, हाँ, जिसमें हरियाणवी कलाकारों को पहचान मिली। अब एक फिल्म आ रही है एसपी चौहान, हाँ, उसमें बताते कि 90% कलाकार जो हैं वो हरियाणा से लिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब बॉलीवुड को भी हरियाणा रास आ रहा है? दादा ऐसा है कि अब हरियाणा के बहुत से, क्योंकि हरियाणा एक कहानियों से भरा हुआ है और एक हम अगर देवभूमि भी कह सकते हैं। जी जी जी, ठीक है, कुरुक्षेत्र है, महाभारत की लड़ाई लड़ी थी, तो जहां हर गांव में, हर शहर में कोई ना कोई कहानी है। तो दंगल है, सुल्तान है, वो बेसिकली हरियाणवी पृष्ठभूमि की, हरियाणा की ही अपनी स्टोरियां हैं। और उन्होंने देखा भाई, क्योंकि सर्चिंग वगैरह तो इनकी चलती रहती है, जैसे सीआईए स्टाफ है, कोई क्राइम का केस है तो पुलिस स्टेशन, तो अब जैसे पेपर वाला मामला है तो सारी खबर सीआईए वाले न्यूज़पेपर वालों से सलाह लेंगे, न्यूज़पेपर वाले सीआईए वालों से, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो वहां भी कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, उनके अपने कोऑर्डिनेटर हैं हरियाणा के अंदर। भाई हरियाणा के अंदर क्या है, बोला सर कुश्ती का मामला है, ऐसे ऐसे दो गीता फोगाट ये हैं, इन्होंने वो मतलब मेडल वगैरह लेके आए हैं। तो उन्होंने टॉपिक मिला और उन्होंने अपना कंसेप्ट गढ़ दिया, जैसे इसमें दंगल में था। तो बेसिकली क्या है कि आज हरियाणा अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में और आर्मी ड्यूटी पे बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये कहते हैं कि हरियाणा में जितना हमारी बहन बेटियों के और नौजवानों के अंदर सीने में जो दिल है ना, वो और किसी स्टेट में नहीं है। इसीलिए हरियाणा को हैवी लेवल पे ले जाने के लिए, एक फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे वाले मजबूर हो गए। अब हरियाणा के अंदर एसपी चौहान, हरियाणा बेसिकली करनाल से है एसपी चौहान जी, जी। तो उनकी जीवन गाथा पे ये बनी हुई है। तो उसके अंदर इन्होंने बॉम्बे से भी कास्टिंग करी, लेकिन 90% कास्टिंग उन्होंने हरियाणवी कलाकारों को लिया, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो हरियाणा के हैं। जब उन्होंने सोचा है बॉम्बे वाले जो आर्टिस्ट हम लेके आए, मान लो कोई 50,000 रुपए पर डे में आ रहा है, हमें उससे बेहतरीन ठेठ हरियाणवी लैंग्वेज में बोलने वाला हमारे को 5-10 हजार में मिल जाएगा हरियाणा में। तो वो सोचे कि वहां के छोड़ते हैं, यहाँ की कास्टिंग करते हैं। इसलिए एसपी चौहान में मेरा भी सिलेक्शन हो गया था दादा। तो ये राज है एसपी चौहान में हरियाणा के सिलेक्शन का। हाँ जी। एक शायद फिल्म है आपकी, धर्मे का कुणबा। हाँ जी, वो वेब सीरीज। वेब सीरीज। हाँ, धर्मे का कुणबा। फूफा फूले वाली। हाँ, इसने बताया जाता है कि इसने कपिल शो को टक्कर दी है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि किस हिसाब से इसमें काम हुआ है? देखो दादा, कॉमेडी का जो मामला है, कॉमेडी के अंदर एक चीज देखी जाती है कि टाइमिंग पे पंचेस। जैसे हम वार्तालाप कर रहे हैं या कोई चुटकुला सुनाने का है, ये आपका कोई चुटकुला याद है तो आप उसको 50 बार या 20 बार आप स्टेज पे सुना चुके, आपका एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन उसी चुटकुले को अगर मैं सुनाऊंगा, तो हो सकता है जो टाइमिंग पे जो आप डायलॉग या चुटकुला सुनाने की एक अदा है, वो मेरे में ना हो, हंसी ना आए। चुटकुला शब्द वही है, लेकिन उसका बोलने का तरीका। इट मीन्स कॉमेडी के अंदर टाइमिंग पे जो पंच मारते हैं एक दूसरे पे, ये डायलॉग आया इधर से ये पंच मारा, तो वो बात बहुत डिपेंड करती है। कपिल शर्मा जी जैसे अपना उनका मामला स्क्रिप्टेड होता है, उससे पहले वो रिहर्सल भी करते हैं। लेकिन हमारा जो वीडियो का मामला है, क्योंकि बेसिकली उनका तो थिएटर टाइप हो गया, भाई कैमरा ऑन हो गया, तो वहां जैसे थिएटर में हम कोई नाटक करते थे या कोई गाना या भजन करते थे, तो एक बार कैमरा ऑन हो गया तो वो चलता ही रहेगा थिएटर में। लेकिन हम वीडियो शूट करते हैं तो उसमें हम कट ऑफ कर सकते हैं, डायलॉग भूल जाए तो दोबारा रीटेक हो जाता है। तो धर्मे का कुणबा, जो फूफा फूल सिंह का जो मेरा किरदार रहा है, एक ये डिफरेंट था, और उस टाइम पे इतने चैनल नहीं थे। और वो ऐसा मामला हुआ कि मैंने खुद वीडियो देखे, एक हफ्ते में हमारी जो वीडियो है वो 10-10 मिलियन क्रॉस होती थी। और बॉम्बे में भी मैं गया था तो वहां भी पहचान, बोला फूफा आ रहा है। अब इधर क्या नाम है, वृंदावन उत्तर प्रदेश साइड में चला गया, आगरा में चला गया, वहां बोले फूफा है। तो इतना वायरल हुआ। और जो मेन क्या है कि जो हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव को मजबूत किया जाता है। तो बुनियाद जो कला के क्षेत्र में, जो फिल्मों के क्षेत्र में या सॉन्ग के क्षेत्र में, सबसे बड़ी बुनियाद होती है सर कलम की, राइटर की। तो राइटर मुकेश दहिया जी खुद लिखते थे, और वो बहुत ही बेहतरीन लिखते थे। और वो जो लिखते थे उसी को हम रंग भर देते थे उसमें कला के माध्यम से, और वो लोगों को बहुत पसंद आया ऑल ओवर वर्ल्ड। मुझे फूफा के नाम से बलकने कई बार तो ऐसा पड़ता था, अखोनी कहते फूफा राम राम, फिर उसको थोड़ी टेंशन हो जाती थी, बोला यार फूफा तो उसने कहे जिसके बुआ बहन की हो है, फिर वो अरे भाई साहब राम राम। तो कई बार ऐसा भी होता। लेकिन जो फूफा कैरेक्टर था वो मेरा सुपर डुपर, उससे मुझे बहुत बड़ा स्टारडम मिला था। ऐसा सुना है कि महावीर गुड्डू के साथ आप पहली बार कैमरे पे आए थे? नहीं, आपने गलत सुना। महावीर गुड्डू जी मेरे थिएटर के गुरुजी रहे हैं, और थिएटर पे उनके साथ मैंने 5-6 साल तक जो नाटक थे, हमारा एक पहला जो नाटक था धर्म संकट, पंडितों के ऊपर था वो, और बहुत ही प्यारा गजब का था। उसके बाद तो मैं मतलब ग्रुप डांस भी था, आदिवासियों का भी था, काफी नाटक करे थे, और जो स्टेट नेशनल लेवल तक फर्स्ट पोजीशन आई है हमारे नाटकों की। तो गुरुजी मेरे थिएटर के ही गुरु रहे हैं। और
वीडियो के जो मेरे गुरु रहे हैं वो एसबी रोहिला रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कैमरा फेस करवाया। इधर ही झज्जर के पास तड़ाव गांव है, एसबी रोहिला जिन्होंने घूंघट की फटकार फिल्म बनाई थी, तो वीडियो में फर्स्ट टाइम उन्होंने लिए था। वीडियो के एसबी रोहिला जी और थिएटर के महावीर गुड्डू। महावीर गुड्डू के साथ आपने कुल मिलाकर के छोटी बड़ी फिल्मों में या नहीं, वेब फिल्में सीरीज नहीं में, की, नाटकों में मेंशन किया? ना वीडियो में गुरु जी के साथ आज तक काम नहीं किया है सर, सिर्फ थिएटर। तो कोई अपने महावीर गुड्डू जी के साथ कोई यादगार पल बताए आप? हम दादा करनाल में थे 92 के जनवरी के महीने में, सर्दी बहुत थी, नाटक था हमारा धर्म संकट और हमें गंजा होना पड़ रहा था। यकीन मानना 2 बार उस तरह फिरता था, जैसे नाइट का अगर सीन शॉट है 7 बजे 6 बजे, तो एक बार सुबह उस तरह फिरता था, एक बार शाम को, दोपहर को हमें मतलब दूसरी जगह करना पड़ता, फिर शाम को, क्योंकि रुएं भी नहीं छोड़ रखे थे। बिला खोपड़ी ऐसी दिखनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन मारे, उनके बाल दिखने नहीं चाहिए। तो हमारी रिहर्सल चली हुई थी, तो पहला ही शॉट उस धर्म संकट में था कि हमें कि डेड बॉडी को, एक अर्थी को लेके स्टेज पे राम नाम सत्य करते हुए हमें चढ़ना था। तो हम चढ़ रहे थे तो मेरा हंसी छूट गई, हंसी छूटी, उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, बड़ा गुस्सा। उसने वो जूते पहन रहे थे, जूता निकाल और मेरे मटामट मेरा बहुत मारे, बोले निकल जाए यहाँ से, मुझे ऐसे आर्टिस्टों की जरूरत नहीं है, ये वो। तो जवानी का जोश था, क्योंकि मैच्योरिटी थी नहीं, सारा मैं 18-19 साल का था, तो मैं कहा मन करना ही नहीं, मैं भी निकल गया वहां से। अब वहां से 5-10 कदम जाके बैठ के सोचने लगे, मैं कहा यार नहीं, मुझे जहां पर पहुंचना है वो मंजिल तो गुरु जी है, और गुरु जी तो बाप के समान होते हैं, माँ के समान होते हैं, उनसे भी बड़ा दर्जा होता है। खैर उन्होंने मार भी दिया तो क्या हुआ, पापा मम्मी भी तो मारते हैं। फिर मैं मतलब 10 से मिनट के बाद आके मैं फिर आया, माँ गुरु जी जूते 5-4 मारे हैं, स्वाद नहीं आया, 10 एक और मारो, झाड़ झाड़ के मारो। हाँ जी। तो फिर उसके उनके चेहरे पे क्योंकि गुस्सा, रौनक आई। इतना वो हंसने लगे, माँ जी आज तो ये गलती होगी, हाँ आगे से नहीं करूंगा, और बाकी मुझे ये पता है कि जो आपने जूते मारे हैं ना, ये मुझे उस मुकाम पे ले जाएंगे जहां पर मैं सोच भी नहीं सकता। और हंसी वगैरह मैं बिल्कुल नहीं। तो वहां पर उन्होंने बड़े प्यार से, जैसे बाप एक बेटे को समझाता है, उस तरीके से उन्होंने समझाया और गर्व हुआ। अब उन्होंने कहा ना, तड़के का बुल्ला सामने घर ना आ जा, तो उसको बुल्ला नहीं कहते। तो मैं तो 5-10 मिनट में उल्टा आ लिया था, तो बड़े खुश हुए गुरु जी, वो पल मुझे आज भी याद है। आज के दिन तो, आज का दौर तो ये है कि हरियाणवी कलाकार को खूब काम मिल रहा है, लेकिन एक दौर वो भी था जो संघर्ष का दौर था। उस संघर्ष के दौर को याद करते हैं आप तो कैसा महसूस करते हैं? दादा क्या होता था कि देखो ये चीजें बॉम्बे में भी हैं। अब कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं या प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो उनको पहले से ही कास्टिंग होती थी, जैसे अब भाई राजेश खन्ना को लेना है, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसी राजेश खन्ना को लेकर 10 फिल्में 50 फिल्में बना दी, उनकी अपनी एक सोच थी, भाई हमने इसको लेना है। तो उसी तरह का मामला हरियाणा में भी रहा है। जैसे उस टाइम पे प्रोड्यूसर रहे, जैसे ये अपना उषा शर्मा जी, उन्होंने 3-4-5-7 फिल्में की हैं, तो लीड कैरेक्टर उसी में से, वो जो कास्टिंग जैसे जो चंद्रावल में थी उसी में से कास्टिंग अगली फिल्म में से कर ली। या फिर हो सकता है कि जो आर्टिस्ट हैं वो ना गए हों, क्योंकि मल्टीमीडिया का जमाना था नहीं। अब ऑडिशन वगैरह भी, आजकल तो ऑडिशन हम ऑनलाइन भी दे देते हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है, आज रोहतक में ऑडिशन, आज हिसार में है, आज पानीपत है। तो जो कलाकार थे, वो बहुत बड़ी समस्या है कलाकार के साथ, बैक उसी जो फैमिली वाले हैं वो पसंद नहीं करते। यो बल्कि ना मैं इसमें ये स्कूल कॉलेज टाइम में इसमें थी, गुरु जी के साथ काम करता था,
तो मेरा बाबू मैंने पीटा करता, मेरी माँ पसंद नहीं करती थी, वो एक शब्द यूज करते थे, बोला ये डूम कहाँ से पैदा हो गया। क्योंकि जो नाचना गाना होता है वो डूम डलने का काम होता था। जैसे हमारे गांव से नसीब सिंह कुंडू हैं, दरियाव सिंह मलिंग है जो रूंडा कुंडे का कैरेक्टर किया था जिन्होंने चंद्रावड़ में, तो बोले भाई वो डुम्मा काम है, बोले तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे और आर्मी में तेरे को लगवाना है। मैं जी स्कूल के बहाने जाके और फिल्में देखता था। सच बताऊं, मेरे को जो प्रेरणा मिली, मैंने हफ्ते में 4 फिल्में देखी है दादा। मैं जब मैं +2 में फेल रहा हूँ 3 बार। अच्छा अच्छा। ठीक है, ओपन से +2 पास करी, और वो ओपन के भी पेपर 4 मानसा ने दिए थे, हिंदी का किसी ने दिया, अंग्रेजी जो MSc BEd थे उन्हें ले जाके, क्योंकि आजकल तो स्कैनिंग वगैरह अब तो कैमरे थल वाला वैमरे, भी है। लेकिन उस टाइम पर तो कोई हो जाके बैठ जाया था भाई, जो जोगिंदर कुंडू आज ये है बैठ जा, मैं तो दिया नहीं यार पेपर, कोई मैथ में होशियार था वो बैठा दिया। तो जैसे तैसे करके +2 कर ली। तो फिर दादा मेरी शादी कर दी घर वालों ने आके, यो इस लाइन को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नाटक वाटक करा करते, वीडियो का नहीं था उस टाइम पे, ना मुझे प्लेटफॉर्म मिला था। घर वालों ने शादी कर दी, और घरवाली की शादी में मुंह दिखाई आए थे 24,000 रुपए। शायद फैमिली को भी नहीं पता, यार इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है फैमिली को पता चल गया। मुंह दिखाई 24,000 आए थे, और उस 24,000 का मैंने नाटक बनाया था ठाठ बिचौलिया के। ठाठ बिचौलिया के? हाँ, ये मेरी जिंदगी का पहला नाटक था, और मैंने खुद पैसे लगाए थे। फिर उसको मैं कैप्टन कंपनी में बेच के आया। उसके बाद मैंने अनपढ़ रह गए कवारे कुछ, मतलब 5-7 नाटक बनाए जिनमें मुझे लॉस ही रहा। वो नाटक मुझे इसलिए बनाने पड़े, कंपनी वाले उन नाटकों को देख के न्यू कहते भाई कुंडू भी कलाकार है, चलो इसको ले ले। क्योंकि उससे पहले मैं उन कंपनियों के चक्कर काट चुका था, मेरे को रोल ही नहीं दिया उन्होंने। बोला भाई क्या किया है, तो अब करूं तो जब ना, जब कोई कंपनी मुझे चांस दे, इसलिए मैंने अपने खुद के पैसे लगाए। फिर यहाँ पर राज होता था नरेंद्र भलारा, राजेश सिंह पुरियारा में रांडा, उनकी अपनी टीम। भाई ये बुड्ढी का कैरेक्टर करेगी, ये बहू का करेगी, वो छोरे का करेगा, ये वकील का करेगा, डॉक्टर, उनके फिक्स हैं हर नाटक में वही चेहरे। अब मान लो 10 आर्टिस्ट उन्होंने ले रखे हैं, अब 11वां तो वहां बैठा बैठा देखेगा, चांस ही नहीं मिलेगा। रिक्वेस्ट भी करते, लेकिन सच बताऊं दादा, मैंने 10 साल चक्कर काटे रोहतक के। 94 के बाद मुझे रोल नहीं मिला था। 10 साल के बाद 100 रुपए का काम मिला था मुझे फर्स्ट टाइम। मुझे याद है, कोई मंदिर के अंदर शूट चल रहे थे, और पहले बहुत टफ एक्ट होता था, क्योंकि वो लोग ऑडियो तैयार करते थे स्टूडियो में, ऑडियो, और फिर उसके बाद ऑडियो चलाते थे उसके साथ लिपसिंग। आप पुराने नाटक बलारा जी के या राजेश सिंह पुरियाइन के देखोगे, ऑर्थो की मैचिंग आउट मिलेगी, क्योंकि वो ऑडियो तैयार करते थे। तो उसमें भी वो अब हमारे समझ में नहीं आया। हालांकि वहां तो सलमान खान आ जाए उसकी भी चौड़ी टांग हो जाएंगी, क्योंकि वो तो मामला ही कुछ और है, ऑडियो पहले और लिपसिंग बाद में। लेकिन रियलिटी क्या होता है कि हम पहले शूट करेंगे, डायलॉग बोलेंगे, फिर स्टूडियो में उसी आवाज की डबिंग होगी, अगर नॉइस है आउटडोर की। तो जी अब इत्तेफाकन क्या हुआ कि 1-2 आर्टिस्ट भगवान को प्यारे हो गए, और उनके साथ हमने 1-1, 2-2 प्रोजेक्ट कर लिए थे। कंपनी वालों की निगाह में हम आर्टिस्ट थे। जैसे दुजाना से दीपक कपूर, मैं, बचपन के हम साथी रहे, साथ पढ़ते थे। फिर हमारी धीरे धीरे जो स्ट्रगल था 10 साल का, उसके अंदर हमारी नाटकों के अंदर एंट्री होने लगी। फिर वही बात है, काम ही काम को खींचता है, तो उनको कहीं ना कहीं हमारा कैरेक्टर पसंद आया होगा, और हमें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। 100 से 200 रुपये मिलने लगे, फिर 500 मिलने लगे। लेकिन ये लगा लो कि 20 साल का बहुत ही टाइट स्ट्रगल रहा, और पैसे मतलब इतने भी नहीं मिलते थे कि हम कुछ घर वालों दे दे, बस किराया भाड़ा आने जाने का रोज तक का ये जीवन रहा था। कुंडू साहब, जिस प्रकार से आपसे बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और आपकी बैकग्राउंड है ना, कुछ मेल खाती है। अच्छा, कैसे? मेल ये खाती है कि जैसे मैंने रामलीला रंगमंच पे काम किया 10 साल। रामलीला रंगमंच पे काम किया, उसके बाद
संघर्ष का दौर शुरू हुआ तो मैंने टेलरिंग का काम किया। अच्छा। यहाँ पे एक टेलर की दुकान पे 2 साल मैंने काम सीखा टेलरिंग का। नहीं बनी बात। उसके बाद फिर मैंने एक एसटीडी लगाई। 95 में एसटीडी लगाई और कुछ समय फोटोस्टेट का काम रहा। फिर जो पंडिताई वाली लाइन आई, पत्रकारिता वाली लाइन आई, और ऐसी ही संघर्ष का दौर मैं आपका देख रहा हूँ। दादा सिलानी गेट आपने एसटीडी लगाई, एसटीडी के बाद आपने फोटोस्टेट लगाई, फिर फोटोस्टेट के बाद आपका चाप काउंटर आज भी चल रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी, ये आपकी कहानी क्या है, क्या मेल खाती है? दादा आज जो हम बैठे ये भी सब कुछ लिखा हुआ है। जी जी जी। और जो पहले हम कार्य कर चुके हैं वो भी लिखा हुआ है। आज जो भी इंसान हमारी जिंदगी में जुड़ता है, चाहे वो हमारे परिवार का मेंबर हो या रिश्तेदारी का हो या फ्रेंड सर्कल का, तो कहीं ना कहीं दादा मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले जन्मों के उस इंसान के साथ कोई ना कोई रिश्ते रहे हैं हमारे। तो मैं प्रेमानंद जी को सुनता हूँ बहुत ज्यादा। 2-3 घंटे मैं हर रोज प्रेमानंद जी को सुनता हूँ। तो वो एक साक्षात गीता है, हर सवाल का जवाब, और जवाब भी इतना वजनदार कि मतलब ये लगे हाँ यार ये रियल ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे हैं, आस्था चैनल पे हैं, इधर उधर, मतलब सब अपनी कोई ना कोई किताब खोले बैठा है। लेकिन मैं जितना प्रेरित प्रेमानंद सिंह जी से हुआ हूँ उतना मैं किसी से नहीं हुआ। उनकी जो बातें हैं बोला, आज ही मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी, हम माफ करना इंट्रो से अलग है जी। एक माँ अपने बेटे को लेके आती है प्रेमानंद जी के पास, और बेटा यही कोई 4-5 साल का है। तो माँ ये कहती है, गुरुजी थक हार गई मैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों में दिखा के मेरा बेटा ब्लड कैंसर से पीड़ित है, आखिरी स्टेज पे है, तो मेरे बेटे को ठीक कीजिए क्योंकि ये 10 साल के बाद मेरी कोख में आया था। तो प्रेमानंद जी ने कहा कि बोला बीमारी का इलाज तो डॉक्टर करते हैं ना, तो डॉक्टरों से तो बड़ा मैं हूं नहीं। तो उन्होंने, बहन जी ने कहा, बोला जी आप तो सर्व सर्वा है, भगवान है। बोला ना, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मेरी किडनियां खराब है, मैं ठीक नहीं कर पा रहा, शायद मेरे पिछले जन्मों के कर्म है। बोला हम वीडियो पे फिल्में देखते हैं, वो उन आर्टिस्टों की भी देखते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, राज कपूर जी की, राजेश खन्ना जी की, आज भी देखते हैं। ठीक है, काश मैं जो आपकी ये बेटा है इसकी पिछले जन्म की मैं आपको काश फिल्म दिखा पाता, किसने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया कि जो इसका बचपन ही कैंसर से पीड़ित हुआ है। कितनी उम्र हुई है इसकी, 5 साल 6 साल, और कैंसर आखिरी स्टेज पे। अगर पिछले जन्म की मैं इसको फिल्म दिखा देता आपको, तो आप खुद कहते कि कैंसर की जो सजा है वो कम है, इसने वो गुनाह किया है, इसकी तो और भी ज्यादा सजा होनी चाहिए। तो सब कुछ दादा मैंने जिंदगी के इतने एक्सपीरियंस लिए हैं, जीरो से मैं हीरो बना हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक अच्छा इंसान रहा हूं, मैं एक अच्छा वक्ता भी रहा हूं, या मैं मतलब मैं अच्छा नहीं था। शायद मैं तो ये कहूंगा कि मैं इस दुनिया का सबसे गंदा इंसान रहा हूं। लेकिन ठोकरों ने, समाज ने, परिवार ने बहुत कुछ सिखाया, उतार चढ़ाव। आज हम कलयुग में, हमें खुश होना चाहिए कि हम कलयुग में हैं, क्योंकि हमें फल साथ के साथ मिल रहे हैं। त्रेता युग था, उसमें कोई अच्छा कर्म करता था, कई सालों के बाद उसका फल मिलता था। लेकिन कलयुग में क्या कि इधर आप कर्म कर रहे हैं, इधर फल मिल रहा है। आप किसी और की प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं, किसी और पे हक पे पैसा वो कर रहे हैं, कई गुना निकलेगा, मैं गारंटी दे देता हूं। आप किसी की आत्मा दुखाएंगे, आपकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आएंगे, तो मैं डेफिनेटली लिख के देता हूं आपकी आंखों में उससे कई गुना ज्यादा आंसू आएंगे। तो इसीलिए तो मैं ये कहता हूं, हालांकि मैं ये बात तो आपने कहनी चाहिए, लेकिन मैं मतलब आध्यात्मिक में इतना ज्यादा घुस चुका हूं
कि मैं तो यही कहूंगा दर्शकों से कि आप 3 चीजों को मत छोड़िएगा। 3 चीजें। फर्स्ट, आपके परिवार में जितने भी बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, और भी परिवार में काका ताऊ जो भी हैं, उनकी इज्जत मान और सम्मान करें, क्योंकि जितना उनके आगे झुकोगे गारंटीड आप उतना ऊपर उठोगे, वहां तक आप सोच भी नहीं सकते। सेकंड, आपके गुरुजी जिनसे आपने शिक्षा दीक्षा ली, पढ़ाई ली, उनका सम्मान करें, उनके आगे झुके। और तीसरा, अगर आपकी लाइफ में, आपके माहौल में, आपके घर में, आपके परिवार में, रिश्तेदार में, शहर में, गांव में कोई भी आपको जरूरतमंद मिले, चाहे वो किसी से बीमारी से पीड़ित है या गरीबी से है या किसी से भी, अगर आप सक्षम हैं किसी भी तरीके से भी, आप उसकी मदद करें। अगर ये तीनों कार्य आप कर लोगे, मैं लिख के देता हूं, आपको भगवान के आगे हाथ जोड़ के कुछ मांगने की जरूरत नहीं, ईश्वर आपके सारे दरवाजे खोल देगा, मौज कर देगा। मेरा आखिरी सवाल है आपके साथ। जी दादा। मेरा सवाल ये है कि कोई भी आपकी वेब सीरीज हो, कोई भी मंचन हो आपका, उसमें आप एक जय श्री कृष्णा बोलते हैं। हाँ जी। और ऐसा भी सुना कि आप वृंदावन बसने जा रहे हैं। हाँ जी। इसके पीछे क्या लॉजिक है? दादा, मैं जज्जर के पास है गांव गोदड़ी, वहां सुरेश पंडित जी हैं, केडी शर्मा जी ने वहां का एड्रेस दिया था। तो सुरेश जी से मैं मिला मेरे को सुरेश जी से मिले हुए हो गए करीबन 10-12 साल पहले मैं मिला, और उन्होंने श्रीमद् भागवत के बारे में कहा कि ये बुक नहीं है, भगवान का एक स्वरूप है श्रीमद् भागवत, इसको घर पे रखो, अगर आप पढ़ सकते हो तो इसको पढ़ो, आप पढ़ो, आपकी वाइफ पढ़े। और एकादशी के व्रत, तो मेरे को आज 9 साल हो गए दादा एकादशी का व्रत करते हुए। हम हस्बैंड और वाइफ करते हैं। पहले इतना बजट नहीं था कि हम हर हफ्ते या 10 दिन में हम वृंदावन जाएं। साल 6 महीना में एक बार वृंदावन या बरसाना जाते थे। तो उस कन्हैया की भक्ति ने कष्ट तो दिए, परीक्षाएं भी ली, क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेता है तो सिर्फ यही सोच के कि देखा इसमें कितना दम है, कितना रुकता है तेरे पास। कई बार ये नहीं होता, जैसे 10 मंजिले को आपने छोटी सी कहानी सुनी हो, 10 मंजिल ऊपर छत से किसी का पैर फिसल गया, तो वो बोला हे बजरंगबली मुझे बचा लो, वो दूसरी मंजिल पर आ गया, उसने देखा ना बचा, हे शंकर भगवान फिर तीसरी मंजिल पर आ गया, इतना बोले हे बेरी वाली माता मन बचाइए, इतने फिर दूसरे देवता का इतना वो दड़म बोल गया, क्योंकि वो उसे 30-40 फुट की ऊंचाई से गिर रहा था, तो सारे देवता दौरा हुआ। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप एक श्रद्धा से एक पत्थर को भी आप पूजोगे तो वो भी कोई ना कोई चमत्कार दिखाएगा। तो आप अटल रहे। वो ने कहा ना, अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी, मछली नहीं, तभी तो उसने तीर मारा था। तो इसीलिए हमारी तो आंख, हमारा सब कुछ ठाकुर जी है, और उन्होंने इतना दिया दादा, शारीरिक तौर से, परिवार की खुशियों के तौर से, और धन दौलत से। बस ठाकुर जी ही सब कुछ हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये थे हरियाणवी कलाकार जोगिंदर कुंडू जी, जिन्होंने अपने संघर्ष के दौर की कहानी सुनाई, बुलंदी का दौर बताया, और बताया कि राधे राधे आज के दिन के मन में वास है तो वो क्यों है। ऐसी ही किसी प्रख्यात हस्ती से एक बार आपको फिर रूबरू कराएंगे। कैमरामैन नरेश खोहाल के साथ हरियाणा टॉप के लिए प्रथम शर्मा।